वॉरेन बफे, मरहूम चार्ली मंगर, मनीष पाबराय और जॉनी सिंस। अबे किसने बनाई है स्क्रिप्ट? मनीष पाबराय और पीटर लिंच जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर फरमा गए कि अगर स्टॉक मार्केट में काम शुरू करना है तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग से शुरू करें। बट इंडेक्स कैसे खरीदें? अरे भाई ऐसा तो कोई कोर्ट ही नहीं है जी। इंडेक्स इन्वेस्टिंग डायरेक्ट नहीं हो सकती, और खुद करने की कोशिश की तो ये नुस्खा 1.5-2 लाख रुपए का पड़ सकता है, और हमारे पास तो 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करने के लिए है ना। इसका सोल्यूशन वंस अगेन अमेरिकनों ने निकाला, ETF। और ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि हर चीज का ETF बना दिया। गोल्ड्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, और स्टॉक्स के अंदर भी हर सेक्टर का एक ETF। वैसे किसी को पता नहीं है, बट पाकिस्तान में भी ये ऑप्शन है, बताता हूं। तो मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग और ETF सेम चीज है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका ETF भी है, और दूसरा तरीका हम सबको पता है, म्यूचुअल फंड्स। तो जब म्यूचुअल फंड का बोल्टन मार्केट था तो ETF की जरूरत क्यों थी? 4 चीजें, 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 5 लोग ये एक फंड मैनेज कर रहे हैं। सैलरी भी लेंगे, बोनस भी लेंगे। अब नौकरी है तो स्टॉक मार्केट में लेवेज भी करेंगे, और ये सब मुफ्त में तो होगा नहीं, सैलानी थोड़ी है। तो इन सब की कॉस्ट कौन देता है? आप और मैं। एक्सपेंस रेशो 1-8% नहीं, 3, 4, 4.5% तक का एक्सपेंस रेशो। और उसके बच्चों की फीस किसके? सेल्स वालों के। जैसे मेले में एंटर होने की फीस होती है ना, म्यूचुअल फंड में भी एंटर होने की फीस होती है। आसान जबान में उसको लोड कहते हैं। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और कुछ म्यूचुअल फंड्स तो बाहर निकलने पे भी पैसे लेते हैं। हाँ, मेले से बाहर जाने के भी पैसे, बहुत ज्यादा नहीं है बट हैं। और न्यूज आ जाए तो वाह जी वाह। नहीं, ETF में नहीं, मार्केट में। अगर कोई अच्छी बड़ी न्यूज, IMF का लोन मिलने वाला है, 11 बजे के टाइम पे आ जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं। इनको यूनिट मिलेगा डे एंड की प्राइस पे, और असर की नमाज के साथ दुआ करना पड़ेगा कि कल भी मार्केट इतनी ही बढ़े। और अगर बाजार ऊपर नहीं गई ऐसा ETF में नहीं है, क्योंकि पूरा दिन ट्रेड होता है। जब समझ में आए ले लो, जब समझ में आए बेच दो। और आखिरी, फंड मैनेजर्स का ईगो। कुछ फंड मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि ये इनके अब्बा के पैसे हैं। मतलब देखे ना, कितनी इज्जत बढ़ेगी उस फंड मैनेजर की अगर वो किसी स्टॉक पे कैप लगा दे या फ्लोर लगा दे। नहीं, लॉजिक कोई नहीं है, पावर का चक्कर, ईगो का चक्कर। और अब चूंकि ETF में कोई फंड मैनेजर ही नहीं है तो ईगो कहां से आएगा? तो ETF में एंट्री लेने से पहले ये INAV जरूर देख लें। इसी के आसपास आपने एंट्री लेनी है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। अब वो सिखाऊं जो अमेरिकन करते हैं। अमेरिकन एक ETF नहीं लेते, बहुत सारे ETF एक साथ लेते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, और सबको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। बट ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान में ETFs हैं कितने। इन टोटल 8। नंबर 1, Alfala Consumer ETF. I would highly recommend your one-to-one service to anyone seeking to make wise financial decisions. Oh, ये तो 1-to-1 का रिव्यू आ गया। वैसे आपको तो 1-to-1 में सवालों के जवाब नहीं चाहिए ना? अगर चाहिए तो नीचे पेड लिंक डला हुआ है, आके स्केड्यूल कर लें अपनी मीटिंग। नंबर 1, Alfala Consumer ETF, 20 स्टॉक्स। क्या क्रिएशन यूनिट बास्केट पे क्लिक करें और पूरी डिटेल्स देख लें। मैंने देखा, आप लोगों के लिए समझ ही आया कि दिस इज एक्सट्रीमली हैवी ऑन सीमेंट्स एंड स्टील, 43%। और स्टील और सीमेंट कब चलते हैं? कम ऑन, ये तो पता होगा। बाकी में है टेक्सटाइल, फार्मा और ऑयल एंड गैस। और ये इस्लामिक ETF है। बिफोर यू आस्क, एक्सेल है नीचे, पूरी एक्सेल। नंबर 2, मीजान पाकिस्तान ETF, 12 स्टॉक्स, ऑल इस्लामिक, बट ये ऑयल एंड गैस में हैवी है, प्लस फर्टिलाइजर एंड पावर। फर्टिलाइजर पावर में क्या मिलता है? डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड्स आपको मिलेंगे? इसका जवाब मैं दे चुका हूं। नंबर 3, NBP पाकिस्तान ग्रोथ ETF, 15 स्टॉक्स, नॉन इस्लामिक। इसमें बैंक्स भरे हुए हैं JS बैंकिंग ETF की तरह। 27% बैंक, 20% फर्टिलाइजर और 23% ऑयल एंड गैस। मतलब अगर इन 3 सेक्टर में जान लग रही है तो ये फंड बुरा तो नहीं बोला गया। NIT पाकिस्तान गेटवे, 15 स्टॉक, नॉन इस्लामिक, बैंक्स एंड फर्टिलाइजर भरे हुए हैं, ऑयल एंड गैस भी है बट NBP फंड से कम। महाना ETF, नहीं, ये लिंक्डइन का फंड नहीं है, ये बस वहां ऐड देते हैं। ये है पाकिस्तान में। KMI 30 इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं सारे के सारे ETFs में। ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर हैवी, JS ग्लोबल बैंकिंग, नॉन इस्लामिक 7 स्टॉक्स, सिर्फ बैंक्स। 2 और भी हैं जैसे JS मोमेंटम ETF, बट उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। हर मंथ इनके ETFs के अंदर चीजें बदलती रहती। ये उन स्टॉक्स को चूज करते हैं जिन्होंने पिछले महीने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया हो। उम्मीद क्या होती है कि वही स्टॉक्स अगले महीना भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरे ट्रेडर भाइयों के लिए बहुत जबरदस्त है। एक और है HBL टोटल ट्रेजरी फंड, डेट फंड है, नॉन इस्लामिक है, खुद ही देख लीजिएगा इसके अंदर क्या है। अब एक राज की बात बताऊं, किसने कहा है कि सिर्फ एक ETF ले सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल
आपको पूरे पाकिस्तान में तेजी लग रही है, तो वो ETF चूज करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हो, ताकि आपको पूरे इंडेक्स का फ्लेवर मिले। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मुझे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो ETF देखें जिसके अंदर ज्यादा सीमेंट या स्टील सेक्टर्स हैं। या फिर ट्रेडिंग करनी है, वक्त नहीं है, तो वो ETF ले लें जो करता ही ट्रेडिंग है। कोई अमेरिकन अगर ये वीडियो देखेगा तो यही करेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। जरूरी नहीं है टू कीप वन ETF. We can have a basket of ETF and make an entire portfolio. दोस्त ही चूना लगाता है। एक साहब ने मुझे 1-to-1 कॉल में बताया कि 6 साल पहले उनको इंश्योरेंस बेची उन्हीं के दोस्त ने, जो आज तक नफे में नहीं आई है। अपने अगले न्यूज़लेटर में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आपके साथ कैसे ना हो। नीचे लिंक है, ज्वाइन कर ले। आडियोस।